नमस्कार। द माइंडफुल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में जिस विषय पर हम बात करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं कुछ आंकड़े आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हमारे देश की आबादी लगभग 135 करोड़ है। इस 135 करोड़ की आबादी में 6.5% लोग किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी का शिकार हैं। मतलब लगभग 8.5 करोड़ लोग मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं और इसमें से 5 करोड़ लोग एक ऐसी बीमारी के शिकार हैं जिसे आजकल एक बहुत ही नॉर्मल एलिमेंट माना जाता है, यानी डिप्रेशन, अवसाद। WHO का कहना है कि हर 1 लाख लोगों में 21 लोग आत्महत्या कर रहे हैं और जो लोग आत्महत्या कर रहे हैं उनमें ज्यादातर की उम्र 44 साल से कम की है। WHO का यहां तक कहना है कि इंडिया इज द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री। भारत आध्यात्मिक रूप से बहुत सशक्त है। हमारी संस्कृति बहुत शक्तिशाली है, बहुत मजबूत है। ध्यान की तमाम प्रक्रियाएं हम पढ़कर सुनकर पढ़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस समाज का हम हिस्सा हैं वहां हम सब एक दूसरे के लिए जीते हैं। हम सभी में बहुत सेवा भाव है। ऐसे में इस देश के इस तरह के आंकड़े सुनने में डर भी लगता है और चिंता भी होती है कि हम बढ़ के सौर रहे हैं, हम जा के सौर रहे हैं। आज इस विषय पर चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि अवसाद यानी डिप्रेशन हमारी संस्कृति का हिस्सा कभी नहीं था। इस विषय पर बातचीत के लिए आज मेरे साथ हैं मूलचंद हॉस्पिटल के बहुत ही सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जितेंद्र नागपाल। डॉक्टर नागपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नागपाल, डिप्रेशन का मतलब मैं जो समझती हूँ वो ये कि खुद को सप्रेस करना, क्या ये परिभाषा सही है या फिर डिप्रेशन कुछ और है? साथ ही क्या ये कोई बीमारी है या ये मनस्थिति है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हिम्मत करके एक ऐसा विषय सामने रखा है चर्चा के लिए, विचार विमर्श के लिए, जो अक्सर चर्चा में आता ही नहीं है। आपका सवाल काफी गहरा है और वक्त के हिसाब से बहुत जरूरी है। एक तो कोविड-19 का जमाना है सुमित्रा जी, और ये जमाना ऐसा है कि मेंटल हेल्थ की एक पैंडेमिक साथ साथ हुई विश्व भर में दिखाई दे रही है। आपने आंकड़े बिल्कुल सही बताए हैं और शायद उससे करीब 1-2 करोड़ ज्यादा ही हैं हमारे देश में। लेकिन बात यह है कि बाधाएं जो हैं, जो बैरियर्स हैं, एक मनोदिशा को, मनोदृष्टि को समझने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको डायरेक्शन और सही तरीके से उसके बारे में समाधान ढूंढने के लिए हमारे देश में अभी स्टिग्मा यानी कि कलंक और एक लेबलिंग बहुत जल्दी होती है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं थी क्योंकि समझ ही इतनी कम थी। तो जाहिर है कि उदासीनता या अवसाद, डिप्रेशन एक नॉर्मल डे टू डे फीलिंग है। पहले तो हम ये माने, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के लिए अगर हम शुगर मानते हैं तो वो डायबिटीज थोड़ी है। हाई शुगर का मतलब नहीं है कि डायबिटीज है। शुगर डेली फ्लक्चुएट करता है, ब्लड प्रेशर डेली फ्लक्चुएट करता है। हमारी सांस, हमारे नर्व्स, हमारे नींद के, जागने के जो तत्व हैं, ये रोज 24 घंटे की दिनचर्या में बॉडी और माइंड के कई तत्व बदलते हैं। तो मूड भी तो बदलेगा इंसान का, जज्बा भी तो बदलेगा। तो नॉर्मल डे टू डे जो हाइज और लोज हमारे मूड के होते हैं वो एक क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं कहलाता है। अब बात आती है कि डिप्रेशन के लक्षण कब होते हैं, जो आपने एक्चुअल जो सवाल पूछा है। लक्षण डिप्रेशन के तब होते हैं जब अवसाद की जो एक श्रृंखला है, एक नेगेटिव चेन ऑफ थॉट है, जिसको हम उदासीनता, बेबसी और निराशा में बदलता हुआ देखते हैं, जो ट्रायड ऑफ डिप्रेशन होता है। 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। वो धीरे धीरे कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए लक्षण होते हैं और धीरे धीरे अगर उसी व्यक्ति में उसके व्यक्तिगत जीवन पर, यानी कि पर्सनल डे टू डे लाइफ में, उठना, बैठना, नहाना धोना और हमारी डेली जो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, नींद आना, थोड़ा बहुत इच्छा होना कि मैं उठ के एक्सरसाइज करूं, जहां प्रोत्साहन, जहां उत्साह, जहां एक अंदर से एक जो जोश है, जो एक जिंदगी को आगे रोजाना ले जाने का जुनून है, वो भी अगर कम होता हुआ तो वो लक्षण जो है फिर बीमारी का रूप ले लेता है। ठीक है, पर डॉक्टर नागपाल, हम इतने नेगेटिव होते क्यों जा रहे हैं?
तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, तेरी थाली मेरी थाली से बेहतर कैसे, ये जो एक रवैया बनता जा रहा है, ये हो क्यों रहा है? सुविधा जी, आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है कुछ हद तक। अपेक्षाएं, उम्मीदें, तुलना करना, कंपेयर करना और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर रिश्तों में जो इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट है उसमें कहीं ना कहीं जजमेंट होना, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज ज्यादा होना या अपने आप को क्रिटिसाइज ज्यादा करने की भावना डेवलप हो जाना, ये तो आखिर हमारे रोजाना के रिश्तों में से ही तो आ रही है। ये बात जरूर है कि तेजी से बदलते हुए रफ्तार में जो हम जिंदगी देख रहे हैं, इतनी ज्यादा तेज रफ्तार से जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, जो हम एक वर्चुअल दुनिया के शिकार होते जा रहे हैं, खासकर पिछले 8-10 सालों में। और खासकर अगर आप देखें तो बचपन में आप देखें, अक्सर बच्चों के साथ जो हमारा वार्तालाप होता है उसमें सबसे पहले ये कहीं ना कहीं एक विचार होता है, शिकायत होता है कि बच्चों को कई बार माँ बाप से ही एक पर्सनल अटेंशन या एक कनेक्टिविटी, जिसको हम एक सब्र और सहन का संचार कहते हैं, वो नहीं मिल रहा है। तो आप देखिए, अगर बचपन से ही हम एक अपनी जो काल्पनिक दुनिया में कहीं अपने आप को ढूंढना शुरू कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया में, हम कंप्यूटर्स में, गैजेट्स में, एक ग्लैमर में ढूंढना शुरू कर देते हैं, तो जाहिर है कि कहीं पे वो अपेक्षाएं जो कम्युनिकेशन की होती हैं अपनों से, वो जी। अपना ही रुख बदल लेती हैं और अपने आप से बच्चा, एक किशोर अवस्था का व्यक्ति, एक युवा वर्ग, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर में जो आइसोलेटेड फील करता है, सबसे ज्यादा ये जो आइसोलेशन की फीलिंग हमारे रिश्तों में है, हमारे अपनों में है, जी। वो मेजर कारण है कि इंसान अपने मन की बातें, अपने संकोच को, अपने संकट को, अपनी जी। दुविधा को, अपनी तकलीफ को शेयर नहीं कर पाता है, बता नहीं पाता है, तो वो उसको सप्रेस करना एक आदत मान लेता है। अकेलापन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और अकेलापन। पर अकेलेपन का इलाज क्या है डॉक्टर नागपाल? क्योंकि आजकल अगर हम ये चीज को समझ भी लें कि चलिए ठीक है, हम अकेले हैं और हमें किसी से बात करनी है, तो बात सुनने के लिए भी तो कोई जी, होना चाहिए ना। एक नॉन जजमेंटल एटीट्यूड के साथ आपको कोई सुनने को तैयार भी नहीं है, तो आप किसके पास जाएं, किससे बात करें? बहुत खूब आपने कहा। आज से अगर हम 20-30 साल पुरानी बातें देखें, जो हमारे पेरेंट्स बताते हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स बताते हैं, पहले तो एज अ डॉक्टर मैं ये कहना चाहूंगा, हम कभी भी इस बात की गलतफहमी में ना रहें कि डिप्रेशन बायोलॉजिकल नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं सिचुएशन, एक परिस्थिति जिंदगी की जो मुझे कहीं ना कहीं आइसोलेट कर देती है, या मैं अपने आप में अकेलेपन में, एकांत में जिंदगी बिताना ज्यादा शुरू कर देता हूं, मैं बच्चा हूं या मैं बुजुर्ग हूं या मैं दिव्यांजन हूं, जी। उसके साथ साथ कहीं पे हार्मोनल चेंजेस, कहीं पे हमारा हीमोग्लोबिन, कहीं पे हमारी गतिविधियां जो शरीर के अंदर की हैं, जी। वो भी, थायराइड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। थायराइड के केसेस में डिप्रेशन और डिप्रेशन के केसेस में थायराइड के चेंजेस, हम ये ना भूलें कि हमारे फैमिली फिजिशियंस और जनरल डॉक्टर्स जो हैं, ये बहुत मदद कर सकते हैं डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करने में। बिकॉज कई बार जो इलाज होता है वो हमारे बायोलॉजिकल चेंजेस को ठीक करने से बेहतर हो जाता है। प्लस हमारी जो काउंसलिंग, फैमिली की काउंसलिंग, दोस्तों की काउंसलिंग, एक अपनापन और एक अपने अपने समाज के भीतर संवाद और विचारों को बीच में लाना, मेरी लोनलीनेस और आइसोलेशन को तोड़ना, जो बायो साइको सोशल अप्रोच है इलाज का, वो हम अक्सर नहीं कर पाते थे, बिकॉज सामने जो लोग इस बीमारी के रोगी बन जाते हैं उनके बारे में पता नहीं लगता था, बिकॉज स्टिग्मा इतना था और चर्चा नहीं होती थी। अब सामने चर्चा होने लगी है, बदलाव आ रहा है, शायद बदलाव आने में और वक्त लगेगा, बेहतर बदलाव आने में। हम कहते हैं ना कि अवसाद का मतलब ही अब ये समझ लिया है कि अगर कोई गलती से भी एक चीज कन्फेस कर दे कि हाँ मुझे, मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो हम सोचते हैं इसका दिमाग खराब। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने बताया ना आपको कि जो प्रेजुडिस हैं, जो गलत धारणाएं हैं, वो हमारे समाज में आज की नहीं है, कोई दोषी नहीं है इसका। ये सदियों से चला आ रहा है कि अगर शरीर की दिक्कतें हैं तो हकीम साहब हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, एलोपैथी के डॉक्टर हैं, ये सब मिलकर कहीं ना कहीं मदद कर देंगे। तमाम जो हमारे शरीरों की दिक्कत होती है, बुखार, खांसी, नसला, निमोनिया, पेट का दर्द और हृदय की प्रॉब्लम, लेकिन जब मानसिकता की बात आती थी तो ये कहीं ना कहीं धारणा कई सदियों से हमारे कल्चर में बैठी हुई है कि ये कहीं ऊपरली हवा का असर है, ये कोई कर्मों का फल है, और कहीं ना कहीं ये कलंक है, कहीं इसमें कोई प्रेत तो नहीं है।
एक ब्रेन और माइंड के रिसर्च के तरीके से अब समझा जा रहा है। और अगर एक ही शरीर में, एक ही दिमाग में जब बॉडी और माइंड दोनों साथ में है, क्यों ना हम साइंस को मद्देनजर रखते हुए आर्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड द आर्ट ऑफ थेरेपी को सामने लाएं। अब ये 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। डॉक्टर आपके पास स्टेजेस क्या होती हैं डिप्रेशन की, जब परिवार वाले ये समझ सके कि हमारे घर के सदस्य में वो लक्षण हमें दिख रहे हैं और वो समझकर उसको ट्रीट कर सके? देखिए, सबसे अच्छा इसका पैरेलल तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे जैसे बुखार होता है। अब देखिए, अगर बारीक सा हमें गर्माइश की फीलिंग होती है, थोड़ा बहुत लगता है कि शरीर गर्म है, तो हम लोग माथे पे हाथ लगा के या हाथों पे लगा के अपने परिवार के सज्जनों से पूछताछ कर लेते हैं और लगता है कि चलो थर्मोमीटर लगा के देख लेते हैं। अब कोई डिप्रेशन का थर्मोमीटर तो है ही। जज्बे का परिवर्तन और हमारे बिहेवियर का परिवर्तन ये होता हुआ दिखता है और कई बार नजरअंदाजी में चला जाता है। तो सबसे पहला मेरा सुझाव और एक संदेश ये है कि हम अपने आप के और अपनों के इमोशंस का ऑब्जर्वेशन जरूर रखें। कौन कैसी परिस्थिति, पढ़ाई लिखाई से लेकर बच्चों की, बिजनेस के मामले में, रोजगारी के मामले में, एक बुजुर्गों की अपनी तबीयत के बारे में, एक बच्चा जो अपनी माँ बाप से कुछ कहना चाह रहा है कि कोई बच्चा उसको तंग करता है लेकिन वो डर से नहीं बोल रहा कि कहीं उसको स्कूल जाने से रोक दिया जाए। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हम रोजाना की डिप्रेशन को देख नहीं पाते हैं, लेकिन हमें उसको नजर से गौर करना होगा। चेहरे की रौनक बदलती हुई दिखाई देती है, कुछ खौफ जो होता है, डर जो होता है, या कहीं ना कहीं बेबसी जो होती है, हमारे चेहरे की रौनक ले जाती है। एक बच्चा हो या बुजुर्ग हो या मिडिल लाइफ का एक क्राइसिस हो, 40-45 साल की उम्र में रिटायरमेंट का टाइम हो, ये जो गतिविधियां हैं, हम रोजाना के फीलिंग्स को जब हम देखते हैं चेंज हो रहा है, ये माइल्ड डिप्रेशन कहला सकता है। इस तरह से ये बिल्डअप होता है और ये ओवरनाइट तो डेफिनेटली नहीं है। कुछ लक्षण आपको दिखने लग जाते हैं जिसके बेसिस पे आप ये समझ सकते हैं कि he is heading towards depression or she is heading आप towards यही समझिए, जो मैंने सुमिता मैम जो बताया है, यही शुरुआत होती है और ये माइल्ड टू मॉडरेट कहलाएगा। और आप जो कह रहे हैं वो सीवियर कब होता है, जब इंसान ऑलमोस्ट इमोबलाइज होना लगता है, यानी कि अपने उसके बॉडी के मूवमेंट भी जो शरीर पे भी दिखाई देता है, जैसे शोल्डर झुक जाते हैं, नजरें नीचे चली जाती हैं। कई बार हम अपनों के साथ कोशिश करते हैं, कंधे हिलाकर पूछते हैं, भाई कम ऑन लेट्स टॉक, हाउ आर यू फीलिंग, क्या आप कहना चाहते हैं। तो इंसान ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक मूर्ख की तरह है, बातचीत नहीं करना चाह रहा है। तो कई बार वो स्टेज आने तक हम क्यों वेट करते हैं? सीवियर स्टेज में कई बार इंसान को हमें खुद लेके जाना पड़ता है डॉक्टर या मनोचिकित्सक के पास। वो स्टेज जब होती है तब ब्रेन में बायोलॉजिकल चेंजेस जो साइंस ने बहुत अच्छे तरीके से हमने सामने रखे हैं, और कुछ हमारे न्यूरोकेमिकल्स होते हैं ब्रेन में, वो भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं उसका डिसरेगुलेशन शुरू हो जाता है। तब वो शारीरिक लक्षण, यानी कि डाइट पे, एक्सरसाइज ना करने का मन, नींद ना आना या ओवर स्लीपिंग होना, अपने आप से थोड़ा चिड़चिड़ापन होना और साथ में एंजाइटी भी डेवलप हो जाना, यानी कि केवल अवसाद नहीं, उससे जुड़ी हुई बातें भी शरीर के तत्वों की और कोई मानसिक रोगी जैसे एंजाइटी के लक्षण हैं, ये बातें साथ साथ डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। वो सीवियर स्टेज होती है। एक एक्सटर्नल जर्नी होती है और एक इंटरनल जर्नी होती है। ज्यादा जब हमें टेंशन रहती है तो एक अजीब सी हॉलोनेस हम अंदर फील करते हैं। फिर जब अच्छी परिस्थिति आ भी जाए, कोई अच्छी सिचुएशन आ भी जाए लाइफ में, तो यू नो द पिट हैज गॉन सो डीप दैट यू आर नॉट एबल टू कम आउट ऑफ इट। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो हम ये तय करके चलें कि एक जो ऑप्टिमल तनाव होता है ना, जो एक मिनिमम तनाव बुरा नहीं है। पहले तो लेट अस रिमूव दिस मिथ एंड मिसकंसेप्शन कि एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन लाइफ की बुरी होती है। मानसिक तनाव जरूरी है जिंदगी के लिए। एक ऑप्टिमल एंजाइटी, ऑप्टिमल मूड का चेंज होना हमारे लिए परिवर्तन से जूझने की बात सिखाता है। हमें जिंदगी को रोजाना के पहलुओं में गतिविधियों से आगे चल के उसको चैलेंज को मीट करना सिखाता है। कहते हैं कि अगर तनाव बिल्कुल भी नहीं होगा तो जिंदगी बेकार है, फिर तो घर में बैठे रहेंगे, कोई भी उठ के तैयार होके ऑफिस ही नहीं जाएगा। वो जो ऑप्टिमल तनाव जब हमें भारी लगने लगता है और जो भारी तनाव और बढ़ के ज्यादा भारी हो जाता है, मैंने कहा था कि वो हमारे व्यक्तित्व पर, हमारे परिवार पर, ये मेरे काम पर
या मेरे सोशल इंटरेक्शन पे इंटरफियर करने लगता है, वो जो डिप्रेशन है, वो जो उदासीनता, बेबसी और निराशा, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो 3 पॉइंट्स हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड सैडनेस, ये तीनों का जो कॉम्प्लेक्स जब एक पहिए की तरह जल्दी भागने लगता है, हम तब तक वेट ना करें। तो यानी कि स्ट्रेस कितना है इसे पहचानने की जरूरत है और वो मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचे उससे पहले ही उसे रोकना है। डॉक्टर नागपाल, यहाँ मैं बिलीफ सिस्टम की भी आपसे बात करना चाहूंगी। शुरू से हमने ये सुना है कि कभी खुशी रहेगी, कभी गम रहेगा जिंदगी में, और जब भी जी, कुछ अच्छी परिस्थिति आती है और हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो अक्सर हम लोगों को ये कहते हुए सुनते हैं कि ज्यादा खुश मत हो, दुख भी आ सकता है। तो वी वी जी, जी, लिव विद बिल्कुल। दैट फियर, व्हिच डोंट यू थिंक इज रॉन्ग? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जो खौफ और जो डर होता है अपनी रोज़ाना की दिक्कतों का, और जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ हैं, एक बच्चे के लिए स्कूल जाना है, अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ एक समझौता है और आगे बढ़ने की क्षमता है, अचीवमेंट है लाइफ का। एक मदर है, फादर है जो रोज़ की गतिविधियों के साथ जूझते हैं। कहीं न कहीं उनको ये भी लगता है कि पूरे फैमिली को समेट के चलना है, और अभी ऐसा टाइम है जैसे कोविड-19 का, तो कई कई बिहेवियरल चैलेंजेस आते हैं, इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं जो तमाम जिंदगी का रुख बदल सकते हैं, जैसे इकोनॉमिकल चेंजेस हैं। तो इन बातों से जब डर लगने लगता है कि एक अननोन फियर, एक अननोन फोबिया सा होने लगता है कि जी। कल क्या होगा, मैं कैसे डील करूंगा, और हम उसी विड्रॉल में चले जाते हैं, अपने आप को किसी ढांचे में बंद करने का प्रयास करना शुरू कर देते हैं। वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है, हम्म। बिकॉज हम फिर कम्युनिकेशन भी कम कर देते हैं। एक जो बेबसी आ जाती है, वो फिर हमारी फीलिंग्स को आगे एक इमीडिएट जो ट्रस्टवर्दी पर्सन है हमारा, या एक सोशल सपोर्ट है हमारा, सपोर्ट सिस्टम है, जी। उसके साथ भी कम्युनिकेशन कम होना शुरू हो जाता है। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगी, सिम्टम्स क्या होते हैं डिप्रेशन के? जैसे हम अक्सर लोग सुबह जब उठते हैं तो यूजुअली हमें बहुत फ्रेश होना चाहिए, लेकिन हमारे जी, जी। मुंह से जो निकलता है वो ये निकलता है, उफ, एक और दिन, फिर वही भाग दौड़, फिर वही ऑफिस। तो क्या ये भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का? नॉर्मली सिम्टम्स होते क्या है डिप्रेशन के? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, मैंने कहा कि इंसान के मन का जो लगाव अपनी रोजाना की जिंदगी के साथ है, वो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई देता है। और वो जो इजहार करते हैं, हम कन्वे करते हैं, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से भी पता लगता है, या शेयरिंग ऑफ इमोशन से, शब्दों में, वर्ड्स में भी बाहर आता है। फर्ज करिए कि आज मेरा कुछ मन ढीला सा है, हम्म। आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि दफ्तर जाएं, हम्म। और कहीं ना कहीं मन करता है कि बेड से बाहर नहीं निकले, और सोने का मन कर रहा है, और बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है, रात को नींद ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि कोई ना कोई विचार चल रहे थे दिमाग में। और ये अगर लगातार होने लगता है, चलिए मानता है वो व्यक्ति के एक आध दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, लेकिन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे भी अगर ऐसे ही लक्षण जो हमारे रोज के उठना, बैठना, खाना, पीना, एक्सरसाइज या नींद में असर कर रहा है, और मन ऐसा करता है कि किसी से बात ना करें, अपने आप में रहें। हम्म। उदासीनता कई बार शब्द में नहीं होती है, हम्म। उसके सोच में, उसके बिहेवियर में दिखाई देती है। मैं कहना चाह रहा हूं कि हम केवल उन्हीं शब्दों के लिए वेट ना करें कि मैं उदास हूं। आप समझे? डिप्रेशन जी। मे नॉट बी कन्वेड एज सैडनेस और डिप्रेशन। हम्म। कई बार आप सोचिए कि क्या एक छोटा बच्चा ये बताएगा कि मैं डिप्रेस्ड हूं? क्या बुजुर्ग जो इतने जिंदगी देख चुके हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, दुनिया से थोड़ा उनको कट ऑफ महसूस होने लगता है क्योंकि संपर्क बहुत कम है अपनों ही के साथ, तो क्या हम्म। वो बताएंगे कि डिप्रेशन है? बहुत कम। लेकिन उनके फीलिंग्स में, हम्म। उनके शब्दों में जो एक बेबसी है, रोजाना की एक्टिविटीज निभाने की एक दिनचर्या होती है ना जी, हम्म। 24 घंटे में दिनचर्या हमारी कमजोर होने लगती है। मैं जी। समझता हूँ सबसे पहले एक सिंगल सिम्टम नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स ऑफ सिम्टम्स होते हैं। तो ठीक है। उन पे, उनकी एक्टिविटी को, उनके फीलिंग्स को, दोनों को वॉच रखना एक फैमिली का फर्ज बनता है और उत्तरदायित्व बनता है। तो क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एंजाइटी, उदासीनता और डिप्रेशन में फर्क है? हाँ, 2 या 3 बातें जो हैं वो हमेशा साथ जुड़ी होती हैं। एक उदासीनता, यानी कि नेगेटिव चेन ऑफ थॉट्स और फीलिंग्स जो चलती रहती हैं। एक हम्म। बेबसी, यानी कि हेल्पलेसनेस की फीलिंग, कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हूँ, मैं कर नहीं पाऊँगा बेसिक चीज़ें लाइफ की, जी। रोज़ाना की, और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की क्षमता नहीं लग रही है, हम्म। हेल्पलेसनेस। जी। थर्ड पार्ट,
होपलेसनेस यानी कि निराशा, आने वाले कल के, परसों के लिए जो एक इंसान एक आशावादी प्रोत्साहन लेके चलता है, उसमें जो कमी महसूस होती है उसको हम होपलेसनेस कहते हैं। तो याद रखिए कि सैडनेस है, हेल्पलेसनेस है, होपलेसनेस है, इन्हीं के तत्व जो होते हैं एक कॉम्प्लेक्स बनता जाता है जो डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन का प्रतीक होता है। लेकिन एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट और दहशत की फीलिंग, रेस्टलेसनेस, जैसे घर के अंदर ही चलते रहना या दफ्तर में काम नहीं कर पाना और बेचैन होना, ऐसा जी। मन करता है कि काम छोड़ के मैं आसपास घूमता रहूं। तो याद रखिए कि एंजाइटी और डिप्रेशन अक्सर धीरे धीरे एक साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम्म। डिप्रेशन के साथ कोप अप करने के लिए एंजाइटी सहारा बनने लगती है, लेकिन वो एक बीमारी का हिस्सा बन जाती है। इज जी। नाइटमेयर अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, डॉक्टर साहब? नहीं, नाइटमेयर हमारे ड्रीमिंग टाइम का एक हिस्सा है। हम्म। अच्छे सपने, बुरे सपने आएंगे ही। नाइटमेयर्स यानी कि बुरे सपने आना, कोई ऐसे दुर्घटना के बारे में, कोई ऐसे बेबसी के बारे में जिसमें इंसान कहीं ना कहीं एक विक्टिम बन जाता है उन सपनों में, या कोई दहशत का शिकार है, या अपने आप से उसको आइसोलेटेड फील करना और एक फीलिंग ऐसी कि वो सबसे अलग एक नेगेटिव दिशा में जा रहा है। अगर जी। इस टाइप के सपने आते हैं तो उसके बारे में राय जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि जी। अगर लगातार ये हो रहा है, ऐसे करिए हफ्ता, 10 दिन, 14 दिन तक ये चल ही रहा है, तो हो सकता है किसी और मानसिक परेशानी का या बीमारी का प्रतीक हो सकता है। याद रखिए कि इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप जी। और इनएडिक्वेट स्लीप या डिफिकल्टी और डिस्टर्ब स्लीप जो होती है, अगर लगातार चल रही है, वो साइकोलॉजिकल कारणों की वजह से ही बहुत बार पाई गई है, ठीक हो जाती है अगर हम ट्रिगर्स जो होते हैं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स या प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उनको थोड़ा सुलझा लें। कंट्रोल कर ले। What is the difference between a person who gets panic attacks versus the person who is into depression? हालांकि आपने बड़े अच्छे से समझाया, लेकिन पैनिक जी। अटैक्स जो है वो हेल्पलेसनेस के थोड़ा सिवियर फॉर्म है। तो डिप्रेशन के हम्म। मरीज और जो जिस मरीज को पैनिक अटैक्स आते हैं उनमें कितना डिफरेंस होता है? देखिए, पैनिक अटैक अगर एक आइसोलेटेड फीचर है और बार बार कहीं बाहर जब पब्लिक में जाते हैं, कहीं स्पेसेस जो बंद हैं जैसे एलिवेटर में है, या कोई घुटन है, जैसे फ्लाइट में जा रहा है इंसान, हम्म। उसको लगता है कि वो एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, कोई अगर समस्या हो, तो जी। जो ऐसे स्पेसेस में हम लोग बैठते हैं, और मैंने जैसे बताया कि बहुत क्राउडेड प्लेसेस में जाते हैं, जैसे एकदम मार्केट में भीड़ भाड़ बहुत है, तो ये तरह के जो कई बार फोबियाज भी होते हैं, और उसके साथ कहीं पर जो एक्यूट इंटेंस एंजाइटी आती है, वो जो एक साइकोलॉजिकल दहशत होती है, वो पैनिक अटैक जो होता है वो एंजाइटी का ही एक प्रतीक है। यानी कि एक जनरल एंजाइटी जो उनके पर्सनालिटी में या लगातार कुछ दिनों से चलती आ रही है, उसी का एक रूपरेखा बन के बाहर आ जाता है। पैनिक अटैक इज ऑल्सो लाइकली टू हैपन इन पीपल हु हैव अ मिक्सचर ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी एज अ प्रॉब्लम। तो ओके। ये बात मानते हैं कि जो बेबसी होती है पैनिक अटैक में, वो उदासीनता वाली बेबसी को भी जोड़ के चल सकती है। अच्छा, बच्चों की अगर मैं हाँ बात जी। करूं तो बच्चों में डिप्रेशन के लक्षण देखना क्या बहुत मुश्किल होता है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन देखिए, बच्चों का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। आजकल एक मशरूफियत की जिंदगी है, और बहुत फैमिलीज भी बिजी हैं, माँ बाप भी बिजी रहते हैं। स्कूल टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, पढ़ाई की और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की। कई बार सारे जो क्लास के बच्चे हैं उस पे गौर से नजर जा नहीं पाती है, लेकिन मैं हाँ। समझता हूँ कि हम जैसे दुनिया को इतना अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, सोशल मीडिया को ऑब्जर्व करते हैं, उसमें भाग लेते हैं, हम तरह तरह के एप्लीकेशंस डाउनलोड करके उनके बारे में स्टडी करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक जिंदगी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो है या ऐप है, वो एक बच्चा है। हम उसको भी ऑब्जर्व करें, उसको समझें, उसको हम सराहें। बच्चे के चेहरे पे जो रौनक है, उसकी जो इमोशंस का प्रतिनिधि है उसके चेहरे पर, उसको कई बार नजरअंदाजी में हम भूल जाते हैं। बच्चे के एक एक एक्सप्रेशन हमें याद दिलाते हैं कि हमें जिंदगी के साथ रोज तालमेल में चल के चलना है। बिकॉज देखिए, बच्चे का जो मायूसी है, खामोशी है, या उसका जो गुस्सा है, या एक फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी या हेल्पलेसनेस है, वो कभी भी डिप्रेशन के शब्दों में बाहर आना मुमकिन नहीं मुश्किल। है, या बहुत मुश्किल होता है। जी। हाँ, जी। बच्चे जैसे बड़े होते जाते हैं, वो बोलेंगे, वो शब्द वही यूज कर सकते हैं,
क्योंकि वो भाषा सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। डॉक्टर नागपाल, आपने बड़े होने की बात करी, यहाँ मैं किशोर अवस्था की भी बात करूंगी। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव है जिंदगी का, कई उतार चढ़ावों जी, से सामना होता है। ऐसे में पेरेंट्स के साथ बच्चों की बातचीत कितनी जरूरी है इस स्टेज ऑफ लाइफ में? देखिए बचपन से जब एक घर में बच्चे को इतनी अहमियत मिलती है, उसकी फीलिंग्स को, उसके थिंकिंग को समझा जाता है, और कहीं न कहीं किशोर अवस्था में आने के बाद ये बात आजकल खासकर जो माहौल चल रहा है, हमें हम्म, समझनी ज़रूरी होगी कि जो शारीरिक, मानसिक और जो सामाजिक बदलाव हैं बच्चे के अंदर, किशोर अवस्था का प्रतीक ही वही है। और इतने जी, सारे जो चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं, हर बात बच्चे के अपने ज़हन में जो होती है, उसकी फीलिंग्स होती हैं, दोस्तों के साथ जो बातें होती हैं स्कूल में या टेलीफ़ोन पे होती हैं, वो संकोच या संकट या अच्छी बातें भी क्यों ना हो, सब बातें माँ-बाप से शेयर नहीं की जा सकती, हम्म, ये बच्चे समझते हैं। जी, इसलिए ये ज़रूरी है कि उनके डिफ़िकल्ट टाइम्स जो होते हैं, उनके चुनौतियाँ जो नई आती हैं ज़िंदगी में पहली बार, उसको हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके चेहरे की रौनक से समझें। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ख़ासकर स्कूलों में जब फैमिलीज़ के साथ बात होती है या माँ-बाप किस तरीके से उनको अपने एकेडमिक या बिहेवियरल इश्यूज़ को जो स्कूल में होते हैं, वो समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे बच्चों की मानसिकता और मेंटल हेल्थ की बात अब प्रथम श्रेणी पर आ रही है। जी, देखिए, स्कूल में जाने का मकसद केवल पढ़त-लिखत या लिटरेट बनने के लिए नहीं होता है। एक मेंटली और साइकोलॉजिकली, सोशली हेल्दी, ऑल राउंडेड इंडिविजुअल बनने का मकसद होता है। जी, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एडोलेसेंस में डिप्रेशन होता है और आंकड़े बढ़ रहे हैं, और कहीं न कहीं किशोरों का जो कनेक्टिविटी है, किशोरों की जो दुनिया है, उनके साथ जो उनकी कनेक्टिविटी माँ-बाप के साथ है या फैमिली मेंबर्स के साथ जो और भी लोग हैं घर में, वो बहुत ज़रूरी। और जब नहीं होता है तो वो कहीं न कहीं मायूसी और खामोशी एडोलेसेंट डिप्रेशन में बच्चों से ज़्यादा कन्वर्ट होती है। ये ओके, हमें ज़रूर ये सिग्नल्स पहचानने चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो उनके आने वाले भविष्य से रिलेटेड है। हाँ जी। डिप्रेशन ट्रीटेबल है और कितनी इफेक्टिव है हमारी मेडिसिन्स, या फिर हमें पूरी जिंदगी, अगर एक बार हम डिप्रेशन के शिकार हो गए तो पूरी जिंदगी डिप्रेशन के साथ जीना ही पड़ता है या दवाइयों का सहारा लेना ही पड़ता है? ये सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, एक मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। जिस तरीके से मनोवृत्ति को या मानसिक बीमारियों को सिनेमा में दिखाया जाता है, इनमें परिवर्तन लाने की बहुत ज़रूरत है। कुछ ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, जहाँ के लेबल किया जाए किसी व्यक्ति को जो अपने मन की बात को शेयर करना चाहता है। पर ये वो तो आप ट्रीटेबल जानते है हैं, डॉक्टर साहब? ये 100% ट्रीटेबल है, और मैं कहूँगा कि जैसे अन्य फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो ट्रीटेबल हैं, ये भी ट्रीटेबल है, ये क्यूरेबल भी है और 100% कंट्रोलेबल भी है। हाँ, ये जानना ज़रूरी है कि कौन से ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं, क्या हाँ, उनकी पर्सनैलिटी में कोई कमियाँ हैं, जो परिवार के संगत में या समाज के संगत में बार-बार उनको ट्रिगर करती हैं डिप्रेशन की तरफ। इंसान का अपनी एक्टिविटीज़ हैं, उसको आप किस तरीके से एंगेज रखते हैं, जी, फैमिली में इन्वॉल्व करते हैं। हम्म, और कई ऐसे तत्व हैं, साधन हैं, जैसे म्यूजिक है, आर्ट है, गेम्स हैं, एक्सरसाइज है, योगा। जी, योगा जी, एंड जी, मेंटल हेल्थ का तो रिसर्च इतना अच्छा सामने आया है कि योगा के साथ-साथ, प्राणायाम के साथ-साथ कई हमारे न्यूरोकेमिकल्स हैं जो परिवर्तित होते हैं और पॉजिटिव साइड में फीलिंग्स को भी ले जाते हैं। तो जी। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि मल्टीलेटरल अप्रोच और मल्टीमोडल अप्रोच होना चाहिए डिप्रेशन के इलाज में। You're या absolutely right. So, Dr. Nagpal, the way we are actually advancing in terms of technology, one thing is for sure that the ability to deal with emotional issues is a limitation. So, to sort of, very much। retain that early connect with the family, between the young and the old, parents, peer group, I think this is the way we need to connect with the family values. यहाँ मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी। बहुत से लोगों में ये धारणा है कि जब भी हम डिप्रेस्ड हैं, उदास हैं या एंग्शियस हैं, तो ड्रग्स और अल्कोहल ये हमारी मदद कर सकते हैं, ये एंटी डिप्रेसेंट्स बन सकते हैं। क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों को? मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब इसके बारे में ये है कि कोई भी नशीली पदार्थों का इस्तेमाल, एनी सब्सटेंसेस ऑफ अब्यूज, वेदर इट इज अल्कोहल और निकोटिन और एनी अदर सब्सटेंस व्हिच कुड बी very harmful or illegal and toxic, it is not a remedy for any problems in life. हुँ, One should understand, especially when it comes to mental health,
आई थिंक डिप्रेशन इवेंचुअली एग्रवेट होगा, हेल्पलेसनेस एग्रवेट होता है, एंड कहीं ना कहीं एक सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, क्योंकि जी सब्सटेंस अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म डज लीड टू अ लॉट ऑफ फैमिली एंड सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट इवेंचुअली विद पीपल, एंड वही हमारा सोशल सपोर्ट है डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। एक सपोर्ट सिस्टम, जज्बातों का इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कितना जरूरी होता है। और जी सब्सटेंस अब्यूज हमको इलाज के तौर पे अगर कोई सोचता है तो वो दुनियादारी से और अपनों से अलग भी कर देता है और दूरियां पैदा कर देता है। क्या कोई शारीरिक बीमारी भी डिप्रेशन का लक्षण बन सकती है? हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि कई ऐसी हार्मोनल या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर विमेन में। अब देखिए जैसे थायराइड है या एनीमिया है। अब देखिए जी जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो ये पाया गया है कि डिप्रेशन जो बायोलॉजिकल डिप्रेशन है ये होता ही है और वो मिस नहीं होना चाहिए। दूसरा, जैसे कोई इलेक्ट्रोलाइट्स है, हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, विटामिन D3 है, इन हम्म सब का ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए जैसे हमारा बैलेंस डाइट है, एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन, खासकर युवतियां जो होती हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स जो होते हैं, उनमें कई बार देखा गया है कि डाइटरी पैटर्न्स और उनके रोजाना की जो एक्सरसाइज है या नींद का पैटर्न है बच्चों का, ये सब भी मैटर करता है। जो फिजिकल हेल्थ के डिफिकल्टीज जो होते हैं वो हमारी मेंटल हेल्थ के फैक्टर्स यानी कि उदासीनता का भी कारण बन सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर नागपाल ने बताया कि थायराइड, एनीमिया, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस और विटामिन डी ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं डिप्रेसिव स्टेट ऑफ माइंड के। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं और अपना ध्यान रखें कि हमारी बॉडी में इन विटामिन की कमी तो नहीं है। अगर डिप्रेशन हो ही जाता है तो दवाइयों के अलावा क्या काउंसलिंग और साइकोथेरेपी भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ट्रीटमेंट का, डिप्रेशन को ट्रीट करने का? काउंसलिंग किसी भी इलाज का हिस्सा होता है। मैं समझता हूं कि एक फिजिशियन को भी हार्ट डिजीज के लिए, पेट की डिजीज के लिए, फैमिली की और पेशेंट की या व्यक्ति की काउंसलिंग जरूरी होती है। और जी दवाइयों के साथ साथ इंसान की जागृति, बीमारी के बारे में नॉलेज, एटीट्यूड और जो स्किल्स अदा करनी होती हैं घर में, उन सब का हमें मद्देनजर ये रख के चलना चाहिए, ताकि एक होलिस्टिक अप्रोच जो होता है, जिसको आजकल हम माइंड बॉडी अप्रोच कहते हैं, उसका सही रूप से लाइफ का मैनेजमेंट होता है और इंसान को एक प्रोत्साहन मिलता है जिंदगी को वापस अपने कदमों पे लाने का। डॉक्टर्स का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। डॉक्टर्स भी अगर काउंसल करके उस रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश करें और सिर्फ दवाइयों तक ही सीमित ना रखें पेशेंट को, तो शायद रिकवरी रेट बढ़ सकता है। जाते जाते डॉक्टर नागपाल, कोई टिप्स देना चाहेंगे आप पेरेंट्स के लिए, उन उन मरीजों के लिए जिनको बार बार डिप्रेशन बाउट्स आते हैं और उनके लिए भी जो जिनमें वो शुरुआती लक्षण इस समय देखने को मिल रहे हैं और जो डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं? डिप्रेशन क्योरेबल है, डिप्रेशन ट्रीटेबल है और डिप्रेशन की स्टेजेस होती हैं। जो अर्ली स्टेज होता है उसमें इंसान कहीं ना कहीं सहारा अपने इशारों में, अपने शब्दों में मांगता है। अपनों को पहचानना है, दोस्तों को पहचानना है, सहारा बनना है, सपोर्ट देना है, अपनी बातों को उनकी बातें समझकर कहीं ना कहीं उनके साथ संवाद मेंटेन करना है। देखिए, मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपनी संस्कृति की बात की थी कि हमारी संस्कृति बहुत शक्तिशाली है। हमारे जी, कुछ महान आध्यात्मिक गुरुओं ने अवसाद को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आशा के कारण ही निराशा हाथ लगती है, संसार के कारण नहीं। संसार को क्या पड़ी, संसार तो बिल्कुल तटस्थ है। सब खेल तुम ही रचा लेते हो, आशा बांधते हो, इससे निराशा हाथ लगती है। आशा का अर्थ है तुम चाहते हो भविष्य ऐसा हो तुम्हारी वासना के अनुकूल, तुम्हारी तृष्णा के अनुकूल, और ये विराट अस्तित्व तुम्हारी क्षुद्र वासनाओं के अनुकूल नहीं चल सकता। If you don't have very strong emotions,
very intense thoughts about something, you cannot get depressed. It is just that you are generating thoughts and emotion which work against you, not for you. So you are strong enough to cause depression to yourself because for you to cause a mental illness for yourself, unless you're pathologically ill, which is just a small number of people, rest are all self-created. तो हौसला, हिम्मत और विश्वास होना बहुत जरूरी है, हमारे बुद्धि का स्थिर रहना बहुत जरूरी है। आइए मिलकर उस ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी इस जीवन में हम बदल सकते हैं, उसे हमें हिम्मत दें, हमें हौसला दें कि हम बदल सकें, और जो हम नहीं बदल सकते, उसे हम उस ईश्वर की सौगात मानकर स्वीकार करना सीखें। आज की ये चर्चा से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। डॉक्टर नागपाल, आप हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने अवसाद को लेकर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमिता जी, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक बहुत अच्छी बात कही है that you use mind as an instrument occasionally, but mind uses you most of the time. I think that says it all. So that's all for today. Thank you so much for joining in. Thank you so much. Much laughter, love and light to all of you. Thank you.